मेरी सगी माँ एक कातिल है। नहीं नहीं, यह सच नहीं है। एक झूठे इल्जाम में 30 साल की सजा काटकर रिहा हुई कैदी नंबर 1216 आशा। जैसे ही उसने खबरों में एक अमीर घराने की बहू को देखा, उसका दिल थम गया। कान की उपास्थि में एक तारे के आकार का अनोखा मोड़। यह निश्चित रूप से उसकी बेटी प्रिया थी, जिससे वह 3 साल की उम्र में बिछड़ गई थी। आशा ने अपनी पहचान बदलकर अपनी बेटी के घर में एक नौकरानी के रूप में प्रवेश किया। बेटी की आंखों से आंसू बह निकले। अजीब है मासी, आपकी गोद बिल्कुल मां की गोद जैसी लगती है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात उसकी नातिन थी, जो बच्ची किसी अजनबी को देखकर डर जाती थी। उसने आशा को देखते ही कसकर गले लगा लिया। आखिर आशा को जेल क्यों जाना पड़ा था? और इन मां बेटी की जिंदगी में आगे कौन सी चौंकाने वाली घटनाएं आने वाली थीं? कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा साथ दें। तिहाड़ जेल का भारी लोहे का दरवाजा चरमराते हुए खुला। 30 साल बाद बाहर की दुनिया की धूप आंखों में चुभ रही थी। आशा ने अनजाने में ही अपना चेहरा ढकने के लिए हाथ उठा लिया। भूरी दीवारों के अंदर सिर्फ ट्यूबलाइट की रोशनी में रहने वाली आंखों को इस नई रोशनी के साथ तालमेल बिठाने में काफी समय लगा। 1216 बहुत मुश्किलें झेली। अब बाहर जाकर कोई गुनाह मत करना। जेलर ने एक पुराना सा थैला थमाया तो आशा के हाथ कांप रहे थे। 30 साल पहले जब उसे अपनी जान से प्यारी बेटी को छोड़कर यहां लाया गया था, तब उसने जो पुराने फैशन के कपड़े पहने थे, वे कुछ कपड़े और जेल की मामूली कमाई ही उसकी कुल जमा पूंजी थी। उसके हाथों पर उभरी नसें और रूखी फट्टी लकीरें बीते हुए सालों का बोझ साफ दिखा रही थीं। जेल के मुख्य द्वार पर रिहा हुए कैदियों से मिलने आए परिवारों की भीड़ थी। कोई बूढ़ी मां अपने बेटे के मुंह में मिठाई डाल रही थी, तो कोई पत्नी अपने पति से लिपटकर फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन आशा का स्वागत करने वाला कोई नहीं था। आशा वहीं खड़ी होकर लोगों को एक एक करके जाते हुए देखती रही। उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। न तो कोई ठिकाना था, न ही कोई इंतजार करने वाला। आखिरकार आशा खुद ही पास के एक ढाबे में चली गई। जब उसने फ्रिज से पनीर का एक टुकड़ा निकाला, तो उसे ढाबे वाले की घूरती हुई नजर महसूस हुई। वह उसके फटे पुराने कपड़ों और बिखरे बालों को देख रहा था। आशा ने सिर झुका लिया और जल्दी से पैसे चुकाकर बाहर आ गई। एक सुनसान गली में बिजली के खंभे के नीचे बैठकर उसने बिना पैकेट खोले ही कच्चे पनीर का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाल लिया। उसका गला रुंध गया था, लेकिन उसने जबरदस्ती उसे निगल लिया। आंसू पनीर पर टपक रहे थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछने के बजाय साथ ही निगल लिया। जीना है, इस नाइंसाफी का बदला लेने के लिए भी जीना है। आशा ने चबाते हुए पनीर के साथ अपने गुस्से को भी निगल दिया। 30 साल पहले उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसकी किस्मत में जेल में ही सड़कर मरना लिखा था, लेकिन वह एक मकसद के साथ जीती रही। अपनी बेटी को दोबारा देखने की एक ही ख्वाहिश के साथ उसने जानवरों की तरह काम किया और एक आदर्श कैदी के रूप में 30 साल बिताए, जिसके बाद उसे चमत्कारिक रूप से पैरोल मिली। मेरी बेटी प्रिया को देखे बिना मैं मर भी नहीं सकती। एक ऐसा गुनाह जो उसने किया ही नहीं था, उसके लिए 30 साल जेल में बिताए। इस अन्याय ने ही आशा को जीने की एक वजह दे दी थी। वह अपनी आंखों में एक दृढ़ संकल्प लिए उठी। उस दिन से आशा कभी किसी धर्मशाला तो कभी किसी रैन बसेरे में रात गुजारती और दिन भर काम की तलाश में भटकती। लेकिन बाहर की दुनिया की दीवारें जेल की दीवारों से भी ऊंची थीं। पुलिस वेरिफिकेशन में उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से कोई उसे काम नहीं देता था। अरे अम्मा, उम्र कैद की सजा काट चुकी औरत को कौन काम पर रखेगा? हम नहीं रख सकते, जाओ यहां से। एक ठेकेदार ने उसे डांटकर भगा दिया। हत्या का दाग, और वह भी उम्र कैद का, एक बदनुमा धब्बे की तरह उसके माथे पर चिपक गया था। आशा को होंठ भींचकर वापस लौटना पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसे एक पुराने गंदे से रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने का काम मिला। कुछ दिनों बाद जब वह बर्तनों के ढेर से जूझ रही थी, रेस्टोरेंट के कोने में रखे पुराने टीवी पर शाम की खबरें चल रही थीं। आमतौर पर वह इन आवाजों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन एंकर की एक बात ने उसके रबर के दस्ताने पहने हाथों को रोक दिया। अनजाने में जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। स्क्रीन पर एक सुरुचिपूर्ण साड़ी पहने एक युवा महिला बच्चों के बीच खिलखिलाकर हंस रही थी। कहीं ये? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
जैसे ही उस महिला ने अपने बालों को कान के पीछे किया, क्लोज अप शॉट में उसके कान का एक अनोखा आकार दिखाई दिया जिसमें उपास्थित थोड़ी मुड़ी हुई थी, तारे जैसा कान। आशा लड़खड़ाते हुए कदमों से टीवी के पास गई और स्क्रीन को छूने लगी। 30 साल पहले अपनी गोद में खिलाते हुए वह कहती थी, मेरी बेटी का कान तो बिल्कुल तारे जैसा है, और उसे चूम लेती थी। यह वही कान था। भारत मीडिया ग्रुप की बहू प्रिया सिंह, कामकाजी माओं के लिए एक मिसाल। स्क्रीन पर लिखे शब्दों को पढ़ते ही आशा की आंखों से गर्म आंसू बह निकले। प्रिया, तुम जिंदा हो और इतनी बड़ी हो गई हो। लेकिन न्यूज एंकर के अगले शब्दों ने आशा के दिल में छुरा घोंप दिया। श्रीमती प्रिया सिंह की 3 साल की एक बेटी है। 3 साल, ठीक उतनी ही उम्र जितनी प्रिया की थी जब उसे अन्यायपूर्वक गिरफ्तार किया गया था। अपनी 3 साल की बच्ची को एक अनाथालय में छोड़कर हथकड़ी पहनने वाले दिन की यादें लहरों की तरह उसके मन में उमड़ने लगीं। आशा सिंक पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। वह तुरंत दौड़कर उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन कातिल आशा के नाम से वह सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य पर कीचड़ ही उछालती। दूर से ही उसे देखने की चाहत में वह उस पौश इलाके में गई जहां उसकी बेटी रहती थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा के कारण वह पास भी नहीं जा सकी। तभी सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर लगा एक विज्ञापन आशा की नजर में आया। भारत मीडिया ग्रुप के चेयरमैन के आवास के लिए घरेलू सहायिका की आवश्यकता, शर्तें, जबान की पक्की, बच्चों की देखभाल में निपुण, पहचान पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य। यह किस्मत का इशारा था, लेकिन अनिवार्य वेरिफिकेशन शब्द खंजर की तरह चुभ गया। एक कातिल इस नौकरी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आशा निराश होकर नोटिस बोर्ड के सामने ही बैठा गई। तभी उसे रिहाई के दिन जेल की एक साथी शबनम की फुसफुसाहट याद आई। दीदी, बाहर जाकर कोई मुश्किल हो तो फोन करना। तुम्हें तो पता है मैं जुगाड़ में माहिर हूं। एक नया इंसान बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय जिस कागज के टुकड़े को उसने देखा तक नहीं था, वह अब जिंदगी की अकेली रस्सी लग रहा था। आशा ने कांपते हाथों से अपनी जेब में गहरे रखे उस मुड़े तुड़े कागज के टुकड़े को निकाला। हेलो शबनम, मैं आशा बोल रही हूं। 1 घंटे बाद एक पुरानी सी चाय की दुकान के कोने में शबनम पान चबाते हुए आशा को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। अरे दीदी, ये क्या हाल बना रखा है? मुझे पता था, लाल दाग लेकर बाहर निकलो तो दुनिया जहन्नुम ही लगती है। आशा ने शबनम का हाथ कसकर पकड़ लिया। शबनम, मुझे बस एक पहचान पत्र बनवा दे, एकदम साफ सुथरा, चाहे किसी मरे हुए इंसान का हो या जिंदा का। प्लीज मेरी मदद कर। शबनम की आंखें चमक उठीं। वह बहुत चालाक औरत थी। वह समझ गई कि अगर कंगाल आशा इतनी मिन्नतें कर रही है तो जरूर कोई बड़ी बात है। लेकिन अभी चारा डालने का समय था। शबनम ने अपने बैग से एक पुराना आधार कार्ड निकाला और मेज पर फेंक दिया। ये लो सुनीता देवी, जब मैं सूद का धंधा करती थी तो ये मेरे नीचे काम करती थी। कर्ज नहीं चुका पाई तो रातों रात भाग गई। अब जिंदा है या मर गई किसी को नहीं पता, कोई परिवार भी नहीं है। शबनम ने कुटिलता से हंसते हुए कहा, रिकॉर्ड एकदम साफ है, बस थोड़ी कर्जदार है, इसलिए क्रेडिट खराब है। शुक्रिया शुक्रिया शबनम, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आशा, यह जाने बिना कि यह शैतान के साथ एक सौदा था, उस आधार कार्ड को किसी खजाने की तरह सीने से लगा लिया। हाँ, अब मैं आशा नहीं हूं, मैं सुनीता हूं। अगले दिन आशा ने बाजार से खरीदी हुई एक साफ सुथरी सफेद कुर्ती और काली सलवार पहनी। रैन बसेरे के शीशे के सामने उसने कई बार खुद को संवारा। दयनीय न दिखने के लिए उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए। आखिरकार वह अपनी बेटी की हवेली के सामने थी। आलीशान दरवाजा उसे घूर रहा था। आशा ने अपने धड़कते दिल को काबू में करते हुए दरवाजे की घंटी बजाई। कौन है? इंटरकॉम से एक नौकर की शांत आवाज आई। मैं घरेलू सहायिका के इंटरव्यू के लिए आई हूं। कुछ देर बाद खट की आवाज के साथ भारी दरवाजा खुल गया। आशा के लिए यह आवाज स्वर्ग के दरवाजे के खुलने जैसी थी और साथ ही आने वाले तूफान का संकेत भी। आशा ने अपने कांपते पैरों को मजबूत करते हुए अपनी बेटी और नातिन वाले उस घर में पहला कदम रखा। नौकर के पीछे पीछे वह जिस लिविंग रूम में पहुंची, वह एक ऐसी दुनिया थी जिसे आशा ने कभी सपने में भी नहीं देखा था। छत तक पहुंचती बड़ी बड़ी खिड़कियों से धूप छनकर आ रही थी और जमीन आईने की तरह चमक रही थी कि उसे अपनी पुरानी चप्पल के साथ कदम रखने में भी शर्म आ रही थी। उस कमरे के बीच में
सोफे पर भारत मीडिया ग्रुप की चेयरपर्सन गायत्री सिंह बैठी थीं। करीने से संवारे हुए बाल, चांदी के फ्रेम का चश्मा, चाय के कप से उठता धुआं भी उनके रौबदार व्यक्तित्व के आगे शांत हो जाता था। गायत्री ने अपने चश्मे के ऊपर से आशा को धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक देखा। आशा को लगा जैसे उस नजर से उसका पूरा शरीर अकड़ गया हो। एक सुसंस्कृत और सख्त बिजनेस वुमन का ओरा पूरे कमरे में फैला हुआ था। सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। बैठो, मुझे वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं है, इसलिए सीधी बात करते हैं। आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक सख्ती थी। आशा ने अपनी पसीने से भीगी पीठ सीधी की और कुर्सी के किनारे पर बैठ गई। गायत्री ने मेज पर रखे बायोडेटा को उठाया। बायोडेटा मैंने देख लिया है। तुम्हारी उम्र थोड़ी ज्यादा है। हमारे घर का काम बहुत ज्यादा होता है। कर पाओगी? जी मैडम, मेहनत के काम में मैं पीछे नहीं हटती। जान लगाकर काम करूंगी। आशा ने अपनी कांपती आवाज को छिपाते हुए दृढ़ता से जवाब दिया। गायत्री ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया और फिर सबसे जरूरी मुद्दे पर आई। इस काम में जबान बंद रखनी पड़ती है। तुम्हें अपनी कोई निजी जिंदगी नहीं समझनी चाहिए। घर की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। आशा ने गहरी सांस ली। उसने रात भर इसी जवाब का अभ्यास किया था। मेरे पति बहुत पहले गुजर गए। एक बेटी है, लेकिन उससे सालों से कोई संपर्क नहीं है। मेरी ही गलती थी। रिश्ता टूट गया। आशा ने रात भर रटा हुआ झूठ, जो असल में एक कड़वा सच था, कह दिया। इसीलिए मेरा कोई ठिकाना नहीं है और मैं अपना पूरा जीवन इस घर को समर्पित कर सकती हूं। गायत्री सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। ठीक है, अपना आधार कार्ड दो। आशा का दिल डूब गया। जिसका डर था वही हुआ। आशा ने कांपते हाथों को छिपाते हुए अपनी जेब से सुनीता देवी का आधार कार्ड निकाला और धीरे से मेज पर रख दिया। गायत्री ने अपने पास खड़े सेक्रेटरी को इशारा किया। सेक्रेटरी, अभी इसका वेरिफिकेशन करो। सेक्रेटरी ने कार्ड लेकर कहीं फोन लगाना शुरू कर दिया। हाँ, आधार नंबर बोल रहा हूं। एक एक पल, एक एक साल जैसा लग रहा था। आशा ने सूखा थूक निगला। उसकी पीठ पर ठंडे पसीने की धार बह रही थी। हे भगवान, शबनम की बात सच हो। अगर यहां नकली पहचान पकड़ी गई तो बेटी का चेहरा देखना तो दूर, सीधा पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। आशा ने घुटनों को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन प्रार्थना करती रही। कुछ देर बाद सेक्रेटरी ने फोन रखा और गायत्री को रिपोर्ट दी। मैडम, कोई गड़बड़ नहीं है। तब जाकर आशा ने राहत की सांस ली। गायत्री का चेहरा थोड़ा नरम हो गया। विज्ञापन में तुमने पढ़ा ही होगा, बच्चे की देखभाल मुख्य कामों में से एक है, इसलिए पहले मेरी बहू की रजामंदी जरूरी है। तभी दूसरी मंजिल से एक बच्चे के रोने की आवाज के साथ किसी के सीढ़ियों से नीचे आने की आवाज आई। माँ जी। रिया फिर से नई मासी को देखकर रो रही है। एक युवा महिला 3 साल की बच्ची को गोद में लिए परेशान होती हुई नीचे आ रही थी। एक पल के लिए आशा की आंखें थम गईं। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। 30 साल बाद वह अपनी बेटी प्रिया को असल में देख रही थी। टीवी स्क्रीन से कहीं ज्यादा दुबली, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे, लेकिन आंखें और नाक बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी 30 साल पहले बिछड़ते वक्त थीं। मेरी बच्ची प्रिया। वह तुरंत दौड़कर चिल्लाना चाहती थी, मां आ गई है, लेकिन आशा ने खुद को रोका। अभी वह मां नहीं, बल्कि घरेलू सहायिका सुनीता थी। मां की गोद में नातिन रिया बुरी तरह रोते हुए हाथ पैर पटक रही थी। नहीं, जाओ यहां से। यहां पर तू तक कोदो को मैं तक कोदो को मेली। बच्ची अजनबियों से इतना डरती थी कि देखते ही रोना शुरू कर देती थी। गायत्री ने नाराजगी से कहा, यह तीसरी सहायिका है जिसे इसने भगा दिया। अब क्या करें? प्रिया रोनी सूरत बनाकर बच्ची को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी आशा का शरीर अपने आप हरकत में आ गया। यह एक मां की सहज प्रवृत्ति थी। 30 साल पहले जेल जाने की रात तक वह छोटी प्रिया को पीठ पर लादकर सुलाती थी। गुड़िया, यहां आओ। आशा घुटनों के बल बैठी और रिया की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी और बहुत पुरानी लेकिन कभी न भूली हुई एक मीठी आवाज में बोली, ओले ओले मेरी रानी बिटिया, देखो अम्मा तुम्हें गोद में लेगी। एक चमत्कार हुआ। चीख चीख कर रो रही रिया ने अचानक रोना बंद कर दिया। बच्ची ने अपनी आंसू भरी आंखों से आशा की गहरी झुर्रियों वाली आंखों को घूर कर देखा। क्या यह खून का खिंचाव था या एक सहज सुरक्षा का एहसास जो बच्ची तक पहुंच गया था? रिया ने अपने नन्हे हाथों से आशा की साधारण कुर्ती का पल्लू कसकर पकड़ लिया और फिर वह आशा की गोद में कूद पड़ी। प्रिया और गायत्री हैरान रह गई। हे भगवान,
रिया पहली बार किसी अजनबी की गोद में गई है, प्रिया ने अविश्वास से कहा। आशा ने बड़े सधे हुए अंदाज में बच्ची को पीठ पर लिया और थपथपाने लगी। बच्ची के शरीर से आती मीठी महक और गर्मजोशी आशा के दिल में उतर गई। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने बच्ची को बहलाने का नाटक करते हुए चुपके से आंसू पोंछ लिए। सो जा मेरी गुड़िया। रिया ने आशा की पीठ पर आराम महसूस किया और जल्द ही गहरी नींद में सो गई। प्रिया ने अपनी सांस की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। माँ जी, इन्हीं को रख लेते हैं। रिया इन्हें पसंद कर रही है और मुझे भी इनकी सूरत बहुत शांत लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन्हें पहले से जानती हूँ। इस बात पर आशा का दिल दहल गया। गायत्री ने सोती हुई नातिन को देखा, कुछ देर सोचा और फिर अपना चश्मा ठीक किया। पहचान भी साफ है और बच्ची को भी अच्छे से संभाल रही हो। जल्द से जल्द काम शुरू कर दो, लेकिन यह पक्की नौकरी नहीं है। 1 हफ्ते देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। हमारे घर के नियम बहुत सख्त हैं। आशा ने 90 डिग्री झुककर धन्यवाद किया। शुक्रिया मैडम। शुक्रिया मेम साहब, मैं अपनी जान से ज्यादा सेवा करूंगी। आपका स्वागत है मासी। उस मुस्कान पर आशा का दिल पिघल गया। 30 साल पहले अनाथालय के सामने बिछड़ते वक्त देखा गया वही मासूम चेहरा आज इतनी खूबसूरती से हंस रहा था। इस तरह मुजरिम आशा ने अपनी बेटी के घर की दहलीज पार की। उसे जो कमरा मिला वह किचन के बगल में एक छोटा सा स्टोर रूम था। बस एक चारपाई रखने की जगह थी, लेकिन आशा के लिए वह किसी महल से कम नहीं था। अपना सामान रखते हुए आशा ने धीरे से दीवार पर हाथ रखा। इस पतली सी दीवार के उस पार उसकी बेटी और नातिन थीं, जिन्हें वह जिंदगी भर याद करती रही थी। दीवार से आती हल्की गर्मी महसूस करके आशा ने मुंह पर हाथ रखकर बिना आवाज के रोना शुरू कर दिया। लेकिन आशा नहीं जानती थी कि इस सपने जैसी खुशी के पीछे उसके अतीत की परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उस आलीशान हवेली की सुबह किसी जंग के मैदान जैसी होती थी। काम के पहले दिन ही आशा को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई। बर्तनों के टकराने की आवाज, सब्जियां काटने की आवाज और बावर्ची के तीखे निर्देशों का शोर, सब कुछ मिला जुला था। डाइनिंग टेबल पर किसी 5 सितारा होटल के बुफे जैसा नाश्ता सजा था। बावर्ची ने सुबह सुबह ताजे समुद्री भोजन से लेकर ताजे फलों के जूस तक सब कुछ तैयार किया था। बड़ों को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए, ऐसा इंतजाम था। लेकिन 3 साल की रिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। नहीं, मुझे नहीं खाना। बच्ची ने चम्मच हटाया और कुर्सी से उतरकर मेज के नीचे छिप गई। महंगे मेजपोश के नीचे से बस उसके छोटे छोटे पैर हिलते दिख रहे थे। ऑफिस जाने की जल्दी में प्रिया का मन परेशान हो रहा था। रिया, बस एक निवाला खा लो बेटा, प्लीज, मम्मा को देर हो रही है। लेकिन बच्ची ने जोर से सिर हिला दिया। प्रिया के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। घड़ी देखी तो बोर्ड मीटिंग का समय हो रहा था। मेज के दूसरी तरफ बैठी गायत्री शांति से अखबार पढ़ते हुए कॉफी पी रही थीं। उन्होंने चश्मे के मेजू ने एक पर के साथी की बर्बाद ऊपर से बहू और नातिन को देखा और लापरवाही से कहा, जबरदस्ती मत करो, भूख लगेगी तो खुद खा लेगी। लहजा ठंडा था, लेकिन प्रिया का दिल जल रहा था। बच्ची ठीक से नहीं खाती तो उसका मन काम में नहीं लगता था। तभी किचन के दरवाजे पर खड़ी आशा ने धीरे से कहा, मेम साहब, क्या मैं एक बार कोशिश करूं? प्रिया और गायत्री दोनों की नजरें आशा पर टिक गईं। क्या कोशिश करोगी? गायत्री ने तीखेपन से पूछा। बच्ची के लिए कुछ बनाने की। मैं पुराने तरीके से कुछ बना सकती हूं। प्रिया ने सिर हिला दिया। उसे तो बस एक तिनके का सहारा चाहिए था। इजाजत मिलते ही आशा किचन में गई। उसने चमकते हुए नए उपकरणों की तरफ देखा भी नहीं। वह कुछ फैंसी नहीं बनाना चाहती थी। आशा ने फ्रिज के अंदर खोजबीन की। कोने में रखा हुआ पुराना आम का अचार निकाला। शायद किसी ने चटनी के लिए रखा होगा। पास में ही देसी घी का डिब्बा और नमक अजवाइन की शीशी भी उठा ली। ये बहुत ही साधारण चीजें थीं, लेकिन आशा के हाथों का स्पर्श होते ही जादू शुरू हो गया। 30 साल पहले गरीबी के दिनों में वह अपनी छोटी प्रिया के लिए अक्सर यही बनाती थी। उसने थोड़ा सा आटा गूंथा और छोटी छोटी लोइयां बनाई। तवे पर घी लगाकर पराठे सेंकने लगी। छन्न की आवाज किचन में गूंजने लगी। गर्म पराठों से घी और अजवाइन की महकी कराना पूरे घर में फैल गई। आकार भले ही टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन यह प्यार से बना था। आशा मन ही मन मुस्कुराई। हाँ, यही तो है मेरी प्रिया का पसंदीदा टेढ़ा मेढ़ा पराठा। आशा प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल पर गई और घुटनों के बल बैठकर मेजपोश उठाया। अंधेरे में रिया की उत्सुक आंखें चमक रही थीं।
रानी बिटिया, ये देखो। आशा ने पराठे का एक टुकड़ा बच्ची की नाक के पास किया। ये जादुई रोटी है, इसे खाते ही ताकत आती है। रिया ने सूंघ कर देखा। घी की सौंधी खुशबू ने शायद उसकी भूख जगा दी थी। आशा ने एक छोटा टुकड़ा बच्ची के मुंह में डाल दिया। चबाते ही रिया की आंखें बड़ी हो गईं। यम्मी, उसके मुंह से निकला। रिया खुद बाहर निकलकर कुर्सी पर बैठ गई और मुंह खोल दिया, जैसे कोई चिड़िया का बच्चा अपनी मां का इंतजार कर रहा हो। आशा एक एक करके टुकड़े खिलाती गई और रिया गाल फुलाकर खाती रही। देखते ही देखते प्लेट खाली हो गई। प्रिया, 2 सर करते हैं, निकल आपका पास पीछा, ने राहत की सांस ली। अरे वाह, शाही खाना तो नहीं खाया पर यह खा लिया। उत्सुकतावश प्रिया ने प्लेट में बचा आखिरी टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में रख लिया। एक पल के लिए प्रिया रुक गई। मुंह में फैलता नमकीन और सौंधा स्वाद, घी और अजवाइन की महक। लेकिन यह अजीब था। सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाला कुछ था। बहुत पहले, यादों से भी परे, धुंधले लेकिन बहुत गर्म किसी की गोद की याद उसके जहन में उभर आई। उसका गला भर आया। अरे ये! प्रिया की आंखें नम हो गईं। उसे खुद नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस यूं ही आंसू टपकने को थे। आशा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ मेम साहब, पसंद नहीं आया? प्रिया ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। उसकी आवाज कांप रही थी। अजीब है मासी, मैं अनाथ हूं। मैंने कभी मां के हाथ का खाना नहीं खाया। अनाथालय में पेट भर जाता था पर दिल हमेशा खाली रहता था। प्रिया ने पराठा निगलते हुए कहा। लेकिन इस एक निवाले ने मेरे अंदर की उस खाली जगह को भर दिया है, बिल्कुल मां की गोद की तरह। यह सुनते ही आशा का दिल बैठ गया। मेरी बेटी प्रिया इतने सालों में कितनी अकेली रही होगी, मां के हाथ के खाने के लिए कितना तरसी होगी। लेकिन आशा ने अपने आंसू पी लिए और मुस्कुराने की कोशिश की। पुराने जमाने में नानियां दादियां ऐसे ही बनाती थीं। आपको पसंद आया, यही बहुत है। तभी रिया ने खाली प्लेट हिलाते हुए कहा, मासी दादी आप बेस्ट हो। अपनी नातिन की इस मासूमियत पर आशा खुलकर मुस्कुराई। रिया के मुंह के कोने पर लगे आटे को देखकर आशा ने अनजाने में हाथ बढ़ाकर उसे हटाया और अपने मुंह में रख लिया। 30 साल पहले प्रिया के गिराए हुए खाने के दाने उठाकर खाने की आदत आज भी वैसी ही थी। ये क्या कर रही हो? गायत्री ने त्योरियां चढ़ाकर कहा। कितना गंदा है, किसी के मुंह से लगा हुआ क्यों खा रही हो? आशा चौंक कर झुक गई। माफ कीजिए मैडम, गांव की आदत है, पता ही नहीं चला। पसीना उसकी पीठ पर बहने लगा। लेकिन प्रिया ने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं भी तो रिया का झूठा खा लेती हूं। प्रिया ने आशा को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। आप बिल्कुल असली दादी जैसी लग रही हैं। असली दादी? यह शब्द आशा के दिल में खंजर की तरह नहीं, फूल की तरह चुभ गया। हां, मैं ही असली दादी हूं, लेकिन वह यह बात कह नहीं सकती थी। प्रिया के ऑफिस जाने का समय हो गया। आशा दरवाजे तक गई और उसकी सैंडल सीधी रखी। ध्यान से जाइएगा मेम साहब, रिया की चिंता मत कीजिएगा, मैं उसका ख्याल रखूंगी। शुक्रिया मासी। दरवाजा बंद हो गया और आशा किचन में लौट आई। मेज पर प्रिया का खाया हुआ पराठे का एक छोटा टुकड़ा गिरा पड़ा था। आशा ने उस टुकड़े को अपनी हथेली पर उठाया और कांपते हाथों से उसे अपने मुंह में डालकर चुपचाप रोने लगी। उसकी बेटी और नातिन ने जिस निवाले को इतने चाव से खाया था, वह उसके 30 साल के दर्द को पिघला रहा था। मेरी बच्ची का स्वाद नहीं बदला। एक पराठे से जुड़ा मां बेटी का यह रिश्ता। आशा ने प्रार्थना की कि यह गुप्त खुशी लंबे समय तक चले, लेकिन किस्मत इतनी मेहरबान नहीं थी। एक काली परछाई धीरे धीरे उस हवेली की ओर बढ़ रही थी। आशा ने प्रार्थना की। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। गायत्री की कड़ी निगरानी में हर परीक्षा पास करने के बाद आशा को आखिरकार पक्की नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह के दिन अपने बैंक खाते में आई रकम देखकर आशा का दिल भर आया। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। जेल से निकलते वक्त मिली मामूली रकम के बाद यह पैसा किसी चमत्कार जैसा था। आज वह खास तौर पर रिया के लिए कुछ खरीदने के लिए पुराने बाजार की ओर निकली। भीड़ भरे बाजार में घूमना उसे अच्छा लग रहा था। बाजार के शुरू में ही जलेबी की मीठी खुशबू आ रही थी। गर्मा गर्म जलेबी देखकर उसे रिया की याद आ गई। मेरी गुड़िया ये देखेगी तो कितनी खुश। जलेबी की दुकान पर जब वह पर्स निकाल रही थी, तभी किसी ने आशा का कंधा जोर से पकड़ लिया। ओए 1216,
पैसे कमा लिए, अब कमीशन तो दे दे। एक जानी पहचानी लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज। आशा का हाथ हवा में ही रुक गया। 1216 यह उसका कैदी नंबर था। उसका दिल डूब गया। पीछे मुड़ी तो 1 महीने पहले चाय की दुकान पर पहचान पत्र देने वाली शबनम घटिया तरीके से हंस रही थी। तू यहां क्या कर रही है? आशा डरकर पीछे हटी। शबनम ने उसे एक गली के कोने में धकेल दिया। क्या कर रही हूं? देखने आई थी कि मेरा दिया हुआ पहचान पत्र काम कर रहा है या नहीं। और बहन, तूने तो जैकपॉट मार लिया। शबनम ने अपना फोन निकाला और एक तस्वीर आशा की आंखों के सामने कर दी। उसमें आशा भारत मीडिया ग्रुप की हवेली का दरवाजा खोलकर अंदर जा रही थी। क्या मैंने सुनीता का कार्ड तुझे फोकट में दिया था? मैं अपने हर ग्राहक पर नजर रखती हूं। सब छोटी मोटी जगहों पर काम करते हैं, लेकिन तू तो सीधे अमीर घराने में घुस गई। मुझे पैसे की बू आ रही है। आशा का गला सूख गया। पहचान पत्र लेते समय ही उसने खुद को मुसीबत में डाल लिया था। शबनम प्लीज, मैं बस शांति से अपना पेट पाल रही हूं, मुझे जाने दे। लेकिन शबनम नहीं रुकी। उसने सांप जैसी आंखों से आशा के कान में फुसफुसाया। शराब की तेज गंध आ रही थी तो मैंने उस घर की थोड़ी और जांच पड़ताल की। पता चला कि उस घर की बहू का नाम प्रिया है और वह एक अनाथ है। आशा का दिल बैठ गया। मुझे लगा कि यह नाम कहीं सुना सुना सा है, वही नाम जो तू जेल में नींद में बड़बड़ाती थी। मेरी बेटी प्रिया, हमारी प्रिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आशा की आवाज फट गई। क्या नहीं है? शबनम जोर से हंसी। 30 साल पहले बिछड़ी बेटी का नाम भी वही, उम्र भी वही। एक कातिल मां पहचान बदलकर नौकरानी बनकर घर में घुस गई। वाह, मैंने कई जगह चारा डाला था, लेकिन तूने तो सबसे बड़ा दाना पकड़ लिया। आशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दीवार का सहारा लिया और वो तेरी मालकिन गायत्री सिंह खबरों में तो बड़ी सख्त दिखती है। अगर उसे पता चला कि उसकी बहू एक कातिल की बेटी है तो वो उसे तुरंत घर से निकाल देगी, फिर कभी अपनी नातिन का चेहरा देख पाएगी। आशा घुटनों के बल गिर पड़ी और शबनम का पाजामा पकड़ लिया। नहीं, प्लीज, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। प्लीज। तो मुंह बंद रखने के पैसे दे। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। शबनम ने हाथ आगे बढ़ाया। पहले 5 लाख रुपये ला, देखूं तो सही तेरी नीयत कैसी है। आशा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पहली तनख्वाह मिली थी, लेकिन 5 लाख तो बहुत दूर की बात थी। मेरे पास अभी नहीं है, आज ही पहली तनख्वाह मिली है। मजाक मत कर। शबनम ने आशा का कंधा झिंझोड़ा। कल तक पैसे नहीं लाई तो तेरी बेटी के ऑफिस जाकर चिल्लाऊंगी कि वो एक कातिल की बेटी है। मीडिया वालों की बहू है तो पत्रकार भी खूब आएंगे। आखिरकार आशा बैंक गई और अपनी तनख्वाह के साथ साथ बचाकर रखे सारे पैसे निकालकर शबनम को दे दिए। करीब 2 लाख रुपये थे। शबनम ने पैसे गिने और कहा, इसे ब्याज समझ लेती हूँ, बाकी अगले महीने लेने आऊंगी। भागने की सोचना भी मत, तेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते एक पल नहीं लगेगा। वह धमकी उसके कानों में गूंजती रही। पैसे लुटवाकर खाली हाथ आशा जब घर लौटी तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी, लेकिन हाथों में जान नहीं थी। काम से लौटती प्रिया ने आशा को देखा। मासी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ है। आशा घबराकर जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने लगी। नहीं मेम साहब, बस पेट थोड़ा खराब है, मैं ठीक हूं। प्रिया किचन में जा रही थी कि उसकी नजर मेज पर रखे आशा के पर्स पर पड़ी। वह खुला पड़ा था, अंदर एक भी नोट नहीं था। मासी, क्या कोई बड़ी जरूरत आ गई है? तनख्वाह तो अभी मिली थी। आशा ने दौड़कर अपना पर्स छिपा लिया। वो गांव में थोड़ा कर्ज था, वो चुकाया है, आप चिंता मत कीजिए। प्रिया को दुख हुआ, इतनी अच्छी इंसान कर्ज में डूबी है। उसने मन में सोचा कि अगली तनख्वाह पर वह चुपके से कुछ पैसे दे देगी। उस रात आशा सोती हुई प्रिया के कमरे के बाहर टहल रही थी। क्या मुझे चले जाना चाहिए? लेकिन अगर वो शबनम मेरे जाने के बाद भी यहां आकर मेरी बेटी को परेशान करेगी तो? जाना भी मुश्किल था, रहना भी मुश्किल। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं। उसे लग रहा था जैसे शबनम दरवाजा खटखटा रही हो। दूसरी तरफ शबनम एक सस्ते से बार में उन पैसों से शराब पी रही थी। 5 लाख तो कुछ भी नहीं, अमीर घराना है, करोड़ों ऐंठने हैं। आशा, तू मेरी जिंदगी की लॉटरी है। उस रात आशा को एक बुरा सपना आया। सपने में उसकी बेटी प्रिया उस पर उंगली उठाकर चिल्ला रही थी, कातिल, तुम मेरी मां हो, घिन आती है।
चली जाओ यहां से। आशा चीख कर उठ बैठी। वह पसीने से तरबतर थी। बाहर अभी भी अंधेरा था। आशा नहीं जानती थी कि शबनम का लालच अभी शुरू ही हुआ था। उसकी काली परछाई धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से इस शांत घर की ओर बढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद प्रिया देर रात घर लौटी। ऑफिस के काम और सांस के सामाजिक कार्यक्रमों के बीच वह पूरी तरह थक चुकी थी। घर में घुसते ही उसे लगा जैसे पैरों में जान ही नहीं है। हील्स उतारी तो एड़ियां सूजी हुई थीं। आज उसका मन भी बहुत भारी था। दिन में सांस की हिलसा, सहेलियों की एक पार्टी में सुनी बातों ने उसे परेशान कर दिया था। जब प्रिया बाथरूम से निकल रही थी तो उसने कुछ महिलाओं को फुसफुसाते हुए सुना, गायत्री जी भी कमाल है, बहू का कोई खानदान नहीं है फिर भी निभा रही है। हाँ, सुना है अनाथ है, न जाने कहां से विक्रम को मिल गई। इतने अच्छे अच्छे घरानों के रिश्ते आए थे, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। प्रिया दरवाजा पकड़े वहीं जम गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। जब तक वे महिलाएं चली नहीं गईं, वह सांस रोके वहीं खड़ी रही। सबके सो जाने के बाद भी प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। वह सोफे पर बैठकर अंधेरे में बस आहें भर रही थी। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। आशा रोशनी देखकर बाहर आ गई थी। मेम साहब, आप सोई नहीं? प्रिया ने सिर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। बस मन भारी है। आशा चुपचाप किचन में गई। उसने अदरक और तुलसी डालकर चाय बनाई। 30 साल पहले जब छोटी प्रिया रोती थी तो वह यही चाय बनाकर देती थी। ये पी लीजिए, नींद आ जाएगी। प्रिया ने गर्म कप को दोनों हाथों से पकड़ा। गर्माहट उसके दिल तक पहुंची और उसकी दबी हुई भावनाएं बाहर आ गईं। मासी, आप बहुत अच्छी हैं, काश आप मेरी मां होती। यह सुनकर आशा का दिल थम गया। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वह बस प्रिया के पास बैठ गई। मजेदार है ना? प्रिया ने खुद पर हंसते हुए कहा। जिस मां ने मुझे जन्म देकर फेंक दिया उसका चेहरा तक याद नहीं और एक अजनबी की गोद के लिए तरस रही हूं। आशा ने हिम्मत करके पूछा, क्या आपको अपनी मां की याद नहीं आती? हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो। प्रिया का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। मजबूरी? कैसी मजबूरी? किसी को मारकर जेल जाना मजबूरी होती है? मैंने अनाथालय के रिकॉर्ड और पुराने अखबार देखे हैं। मुझे जन्म देने वाली औरत एक कातिल है। आशा का चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे घिन आती है। मेरे शरीर में उस औरत का खून दौड़ता है। यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। प्रिया की आंखों में फिर से आंसू आ गए। इसीलिए मैं और भी ज्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश करती हूं ताकि किसी को पता न चले कि मैं एक कातिल की बेटी हूं। मुझे हर दिन डर लगता है। बेटी का एक एक शब्द आशा के दिल को चीर रहा था। वह सांस नहीं ले पा रही थी लेकिन कुछ जाहिर नहीं कर सकती थी। मासी, क्या आपको भी मुझसे घिन आती है एक कातिल की बेटी होने की वजह से? आशा ने अपने आंसू पीते हुए दृढ़ता से कहा, नहीं, आप एक बहुत ही सम्मानित इंसान हैं, सबसे ज्यादा पवित्र और महान। और फिर अपनी बेटी के दर्द को कम करने के लिए उसने अपने ही अस्तित्व को नकार दिया। हाँ, बच्चे को छोड़कर गुनाह करने वाली मां कहलाने के लायक नहीं होती। भूल जाइए उसे, मरा हुआ समझिए। अपने ही मुंह से खुद को मारते हुए आशा की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। शुक्र है प्रिया सिर झुकाए हुए थी, उसने नहीं देखा। आप सही कह रही हैं मासी, मुझे भूल जाना चाहिए। चाय और आशा के सांत्वना से शायद प्रिया को सुकून मिला। उसका सिर धीरे धीरे झुकने लगा। मासी, मेरे पास ही रहना। वह नींद में बड़बड़ाते हुए सोफे पर ही सो गई। उसका सोया हुआ चेहरा बिल्कुल 3 साल की प्रिया जैसा था। सोती हुई बेटी को देखकर आशा मुंह पर हाथ रखकर रो पड़ी। मुझे माफ कर दे प्रिया, इस नालायक मां की वजह से तुझे इतना दर्द सहना पड़ रहा है। बेटी ने उसे घिनौना कहा, लेकिन वह उससे नाराज नहीं हो सकती थी। सब उसी की गलती थी। आशा ने कमरे से कंबल लाकर प्रिया को ओढ़ाया और सोफे के पास घुटनों के बल बैठकर 30 साल पुरानी लोरी बहुत धीमी आवाज में गुनगुनाने लगी। चंदा मामा दूर के। नींद में यह आवाज सुनकर प्रिया को लगा जैसे वह किसी गर्म रोशनी में लिपटी हुई है, एक जानी पहचानी मां जैसी खुशबू। अगली सुबह प्रिया सोफे पर उठी। मेज पर गर्मा गर्म सूप रखा था। मैडम सुबह की मीटिंग के लिए गई हैं, आप नाश्ता कर लीजिए, आशा ने कहा। मासी, कल रात मैंने आपसे बहुत कुछ कह दिया, प्रिया ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा। आपकी वजह से मुझे बहुत अच्छी नींद आई। एक सपना भी देखा, कोई मुझे लोरी सुना रहा था, बहुत सुकून मिला। आशा के हाथ कांप गए।
उसने अपनी सूजी हुई आंखें छिपाने के लिए सिर झुका लिया। प्रिया ने सूप पीते हुए आशा की सूजी हुई आंखें देख लीं। उसे लगा कि आशा उसकी कहानी सुनकर रात भर रोती रही। दुनिया में इतने अच्छे इंसान भी होते लेकिन प्रिया नहीं जानती थी कि आशा के आंसू सिर्फ सांत्वना नहीं बल्कि 30 साल पुराने पछतावे के थे। शबनम का लालच एक बिना पेंदे के बर्तन जैसा था। आशा से 2 लाख रुपए लेने के 1 महीने बाद ही उसका फिर से फोन आ गया। पिछली बार के 2 लाख तो ब्याज थे, अब मूलधन थोड़ा बढ़ गया है। शबनम फोन पर हंस रही थी। इस बार 50 लाख लेकर आ, अमीर घर की नौकरानी है, मालकिन का लॉकर तोड़कर भी ला सकती है। आशा के हाथ कांपने लगे। 50 लाख, यह रकम तो वह पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकती थी। आशा ने दांत भींच लिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मारना है तो मार दे। उसने फोन काट दिया, लेकिन वह गलत थी। कुछ दिनों बाद दरवाजे की घंटी बजी। इंटरकॉम स्क्रीन पर शबनम को मुस्कुराते हुए देखकर आशा का दिल बैठ गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा कॉस्मेटिक बैग था। नमस्ते, मैं सेल्स वुमन हूं, मेम साहब हैं? आशा नंगे पैर बाहर भागी। वह आंगन पार करके पागलों की तरह गेट की तरफ दौड़ी। शबनम गेट के बाहर खड़ी थी। अंदर आने दे, मेम साहब के लिए अच्छा सामान लाई हूं। पागल हो गई है क्या? दफा हो जा यहां से। आशा ने उसे धकेला। नहीं गई तो पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस? शबनम हंसी। बुला ले, मैं सबको बता दूंगी। कातिल आशा पहचान बदलकर अमीर घर में छिपी है। उसकी ऊंची आवाज सुनकर आशा का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी एक काली कार गेट पर आकर रुकी। ऑफिस से लौटती हुई प्रिया थी। प्रिया ने कार से उतरकर दोनों को हैरानी से देखा। मासी, क्या हुआ? आप नंगे पैर? आशा का दिल डूब गया। शबनम ने प्रिया को देखकर एक कुटिल मुस्कान दी। नमस्ते मेम साहब, मैं इस औरत को बहुत अच्छे से जानती हूं। पुराना कर्ज का रिश्ता है। आशा ने शबनम का मुंह बंद करने की कोशिश की। नहीं मेम साहब, ये पुरानी कर्जदार है, मुझे कुछ पैसे देने हैं। प्रिया को आशा का खाली पर्स याद आ गया। उसे यकीन हो गया कि आशा किसी बुरे सूदखोर के चक्कर में फंस गई है। प्रिया ने अपने हैंडबैग से एक मोटा लिफाफा निकाला। यह उसके पति से छिपाकर बचाए हुए पैसे थे। कितना चाहिए? प्रिया ने ठंडक से पूछा। ये लो और दोबारा मासी को परेशान मत करना। आशा ने प्रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। नहीं मेम साहब, ये पैसे मत दीजिए। लेकिन शबनम ज्यादा तेज थी। उसने लिफाफा छीन लिया। नोटों की गड्डी देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। मेम साहब तो बहुत दिलदार हैं, जाओ यहां से, प्रिया ने कहा। दोबारा दिखे तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी। शबनम लिफाफा लेकर मुड़ी और कुछ कदम चलकर रुक गई। उसने प्रिया की तरफ एक अजीब बात फेंकी। मां का ख्याल तो बेटी ही रखती है। खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है ना मेम साहब? यह एक शब्द प्रिया के कानों में बिजली की तरह कौंध गया। मां, खून, इसका क्या मतलब है? शबनम जा चुकी थी। प्रिया ने धीरे धीरे आशा की ओर देखा। उसके मन में शक का बीज बोया जा चुका था। मासी, अभी उस औरत ने जो कहा उसका क्या मतलब था? मां? आशा ने नजरें चुरा लीं। वो पागल है मेम साहब, कुछ भी बकती है। लेकिन प्रिया का शक बढ़ता जा रहा था। आशा का निस्वार्थ व्यवहार, पराठे का वो जाना पहचाना स्वाद, लोरी की धुन, और अब शबनम की बात, सारे टुकड़े जुड़ने लगे थे। उस रात प्रिया सो नहीं पाई। वह बिस्तर पर करवटें बदलती रही। वह आशा के कमरे के पास से गुजरी तो अंदर से हल्की रोशनी और धीमी आवाज आ रही थी। उसने कान लगाकर सुना। शबनम, प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं सब कुछ दूंगी। प्रिया को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। प्रिया वहीं जम गई। मेरी बेटी प्रिया? क्या? एक अविश्वसनीय सच हथौड़े की तरह उसके सिर पर लगा। वह मुंह पर हाथ रखकर अपने कमरे की ओर भागी। वह रात भर रोती रही। सुबह प्रिया ने फैसला किया, आज सब कुछ खत्म कर दूंगी। अगली सुबह घर में एक अजीब सी खामोशी थी। नाश्ते की मेज पर प्रिया ने आशा से सीधे पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम सच में सुनीता हो? या आशा? और फिर कांपती आवाज में, क्या तुम मेरी मां हो? आशा के हाथ से कपड़ा छूट गया। वह सब कुछ समझ गई। वह घुटने टेककर सच बताना चाहती थी। लेकिन अगर उसने सच कबूल किया, आपके लिए संबद्ध हाथी का हाथ में जलासी बात कहा मत रख हाथी पर सिल, तो प्रिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे एक कातिल की बेटी का तमगा मिल जाएगा। मुझे खुद को बुरा बनाना होगा। आशा ने अपनी आंखों से सारी ममता हटा दी। हां, पहचान ही लिया, मैं ही हूं तेरी मां आशा, उसने बेशर्मी से कहा। प्रिया गुस्से से कांप रही थी। मकसद क्या है तुम्हारा? पैसे के लिए आई हो?
आशा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, हाँ, 30 साल जेल में सड़ने के बाद पता चला कि बेटी अमीर घर की बहू बन गई है, तो सोचा थोड़ा फायदा उठा लूं। निकल जाओ, प्रिया चीखी, निकल जाओ यहां से, जा ही रही हूं। आशा यह कहकर अपने कमरे की ओर भागी। दरवाजा बंद करते ही वह जमीन पर गिर पड़ी और बिना आवाज के रोने लगी। मुझे माफ कर दे प्रिया, मुझसे नफरत करना और खुश रहना। वह जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगी। वह 30 साल पुराने कपड़े पहनकर बाहर निकली। आंगन में रिया दौड़कर आई। दादी, कहाँ जा रही हो? आशा का दिल कांप गया। वह अपनी नातिन को गले लगाना चाहती थी, लेकिन प्रिया घूर रही थी। आशा ने आंखें बंद की और रिया का हाथ झटक दिया। दूर हटो। रिया रोने लगी। प्रिया दौड़कर आई। पागल हो गई हो? आशा इसी मौके का फायदा उठाकर दरवाजे से बाहर भाग गई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। दोबारा मत आना, प्रिया पीछे से चिल्लाई। आशा बारिश और आंसुओं में भीगती हुई अंधेरे में गायब हो गई। घर के अंदर प्रिया दरवाजा बंद करके बैठ गई, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसे याद आया कि जब आशा ने रिया का हाथ झटका था तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। कुछ तो गड़बड़ थी। वह आशा के कमरे में गई। अलमारी खाली थी, लेकिन अंदर एक पुराना सा थैला रखा था। पैसे छिपाए होंगे। उसने थैला खोला। अंदर पैसे नहीं, बल्कि पुराने पीले पड़ चुके कागज, डायरियां और एक बच्चे का छोटा सा कपड़ा था। सबसे ऊपर एक खत था, प्यारी बेटी प्रिया के नाम, कैदी नंबर 1216, आशा। खत पर वापस की मुहर लगी थी। सैकड़ों खत थे जो कभी प्रिया तक पहुंचे ही नहीं। कांपते हाथों से उसने एक खत खोला। प्रिया, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मां बस तुम्हारे बारे में सोच रही है, बहुत याद आती है। एक और फाइल में कानूनी कागज थे। जज साहब, मैं अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी। उस आदमी ने मेरी 3 साल की बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैंने उसे नहीं मारा। 30 सालों के बेगुनाही के सबूत और एक डायरी में लिखा था। आज प्रिया ने मुझे मां जैसा कहा। अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। मैं उसकी जिंदगी पर बोझ नहीं बन सकती। माफ करना। प्यार करती हूं प्रिया। प्रिया जमीन पर गिरकर छाती पीटने लगी। वो पैसे के लिए नहीं आई थी। मैंने अपनी मां को घर से निकाल दिया। वह पागलों की तरह बाहर भागी। उसने नंगे पैर कार स्टार्ट की। उन्हें ढूंढना है, माफी मांगनी है। बारिश से भरी रात में सड़क के किनारे आशा भीगती हुई धीरे धीरे चल रही थी। मां, प्रिया ने जोर से ब्रेक लगाया। मां, रुको, मेरी गलती थी। जैसे ही प्रिया कार से उतरकर सड़क पर आई, दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। प्रिया! आशा की दर्दनाक चीख बारिश में गूंज उठी। वह दौड़कर गई और बेहोश प्रिया को गोद में उठा लिया। आंखें खोलो प्रिया, मां है, प्लीज आंखें खोलो। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में प्रिया का पति विक्रम और सास गायत्री बदहवास पहुंचे। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, अंदरूनी खून बहुत बह गया है। मरीज का ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ H नेगेटिव है। हमारे पास स्टॉक नहीं है। अगर तुरंत खून नहीं मिला तो। विक्रम और गायत्री निराश हो गए। तभी कोने में कांपती हुई आशा आगे आई। मेरा खून लीजिए, मैं RH नेगेटिव हूं। डॉक्टर ने पूछा, आप कौन हैं? मैं इसकी मां हूं। आशा चीखी। गायत्री और विक्रम चौंक गए। आशा को तुरंत खून देने के लिए ले जाया गया। मेरा सारा खून ले लो, बस मेरी बेटी को बचा लो। उसका खून प्रिया के शरीर में जा रहा था। जिस खून से प्रिया को घिन आती थी, वही आज उसकी जिंदगी बचा रहा था। खून देने के बाद आशा बेहोश होने लगी, लेकिन उसकी आंखें ऑपरेशन थिएटर पर ही टिकी थीं। गायत्री यह सब देख रही थीं, अनाथ बहू की मां, और वो भी ये नौकरानी। खून चढ़ाने की प्रक्रिया सफल रही। नर्स ने आशा से कहा, आपका पहचान पत्र चाहिए रिकॉर्ड के लिए। आशा के पास नकली सुनीता का कार्ड था, लेकिन अब वह उसे नहीं दे सकती थी। उसने अपने थैले से एक कागज निकाला। पहचान पत्र नहीं है, सरकार से बस यही मिला है। नर्स ने कागज देखा तो चौंक गई। गायत्री की नजर भी उस पर पड़ी। ऊपर लिखा था, रिहाई का प्रमाण पत्र, नाम आशा, सजा 30 साल। गायत्री हैरान रह गईं, लेकिन उन्होंने अपने सेक्रेटरी को चुप रहने का इशारा किया। अभी प्रिया का होश में आना जरूरी है, लेकिन यह खबर आग की तरह फैल गई। भारत मीडिया की बहू को खून देने वाली औरत एक कातिल है। घर लौटने पर माहौल बहुत तनावपूर्ण था। एक दिन गायत्री ने प्रिया को अपने स्टडी रूम में बुलाया। मेज पर एक लिफाफा रखा था। प्रिया को लगा कि ये तलाक के कागज हैं।
मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मैं चली जाऊंगी, बस मेरी माँ को कुछ मत कहिएगा। लेकिन गायत्री ने उसके सामने एक कप चाय रखी। मैंने अस्पताल में सब कुछ देखा था। एक माँ जो अपनी इज्जत की परवाह किए बिना अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे आई, वह कातिल नहीं हो सकती। गायत्री ने लिफाफा खोला। अंदर 30 साल पुराने केस की दोबारा जांच की रिपोर्ट थी। मैंने अपने ग्रुप की पूरी ताकत लगा दी। केस में बहुत झोल था। तुम गायत्री ने घान डेलती है। भागो मत, तुम इस घर की बहू हो, लेकिन उससे पहले तुम एक बेकसूर मां की बेटी हो। जाओ, अपनी मां को ले आओ, सबसे अच्छे वकील मैं दूंगी। प्रिया अपनी सास के इस रूप को देखकर रो पड़ी। गायत्री ने उस पुराने भ्रष्ट पुलिस वाले को ढूंढ निकाला। उसने उसके सामने पैसों से भरा बैग और उसके भ्रष्टाचार के सबूत रखे। सच बोलो और पूरी जिंदगी ऐश करो, या अपने पोते पोतियों के सामने जेल जाओ। पुलिस वाले ने घुटने टेक दिए और सच उगल दिया। अदालत में दोबारा केस खुला। इस बार आशा अकेली नहीं थी। उसके पीछे प्रिया, विक्रम और गायत्री बैठे थे। देश के सबसे अच्छे वकीलों ने साबित कर दिया कि आशा ने जो किया वह आत्मरक्षा में अपनी बेटी को बचाने के लिए किया था। जज ने फैसला सुनाया। अदालत आरोपी आशा को बाइज्जत बरी करती है। थक थक थक, हथौड़े की आवाज गूंजी। आशा जमीन पर गिर पड़ी। प्रिया दौड़कर उससे लिपट गई। मां, सब ठीक हो गया। अदालत के बाहर प्रिया ने अपनी मां का हाथ ऊंचा उठाकर पत्रकारों से कहा, मेरी मां मुजरिम नहीं है, वह एक हीरो हैं जिन्होंने अपनी बेटी की जान बचाई। उस शाम गायत्री ने आशा को सम्मानपूर्वक खाने पर बुलाया। रिश्तेदार जी, अब आप आराम से रहिए। आशा ने गर्म चावल का निवाला मुंह में डाला। उसे लगा जैसे गले में अटका कांटा निकल गया हो। कुछ महीने बाद हवेली के बगीचे में धूप खिली थी। आशा क्यारियों में सब्जियां उगा रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी। दादी, रिया स्कूल से दौड़कर आई और उसकी पीठ पर चढ़ गई। चलो मेरी गुड़िया, स्कूल कैसा रहा? शाम को काम से लौटी प्रिया मुस्कुराई। मां, इतना काम मत करो। अरे, अपने नाती पोतों के लिए कर रही हूं। खाने की मेज पर पूरा परिवार एक साथ था। मेज पर आशा के बनाए पराठे और गायत्री की पसंदीदा बिरयानी दोनों रखी थीं। खाते खाते अचानक प्रिया को उल्टी आई। सब घबरा गए। प्रिया ने मुस्कुराते हुए अपने बैग से एक अल्ट्रासाउंड की तस्वीर निकाली। दरअसल दूसरा बच्चा आने वाला है। मेज पर पहले खामोशी और फिर खुशियों की लहर दौड़ गई। वाह, बधाई हो, विक्रम ने कहा। माँ, अगले हफ्ते हम सब घूमने चलते हैं। माँ का पासपोर्ट तो बन गया है ना? माँ, यह शब्द आशा को अभी भी सपने जैसा लगता था। उस रात आशा एक नई डायरी में लिख रही थी। आज प्रिया ने दूसरी खुशखबरी दी। मैं दुनिया की सबसे खुश दादी हूँ। प्रिया ने आकर उसके कंधे दबाए। माँ, मुझे जन्म देने के लिए शुक्रिया और मुझे कभी न छोड़ने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं बेटा, मेरे लिए जिंदा रहने के लिए। कुछ दिनों बाद एयरपोर्ट पर आशा पहली बार अपना पासपोर्ट सीने से लगाए खड़ी थी। उसके साथ विक्रम, रिया और गायत्री थे। चलिए रिश्तेदार जी, फ्लाइट छूट जाएगी, गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। आशा ने आगे कदम बढ़ाया। एक चमकदार आसमान उसका इंतजार कर रहा था। खून का रिश्ता अटूट होता है और मां का प्यार सबसे महान होता है। मां, जल्दी आओ। आगे चलती प्रिया ने मुड़कर हाथ हिलाया। आशा मुस्कुराई और अपनी बेटी की ओर चल पड़ी। एक एक कदम खुशी की ओर। आज की कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। यह एक धूप जैसी कहानी थी।